नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को भराड़ीसैंण में प्रस्तुत बजट को आम राज्य निर्माण के बाद का सबसे खोखला बजट करार दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई कम करने और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों पर राज्य के वैट का हिस्सा कम करने को लेकर कई कदम उठाने चाहिए। तो वहीं पर अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यों को अपना कार्य बताकर वाहवाही लूटने और साथ ही जुमलेबाजी करने के अलावा इस सरकार की ओर से अभी तक कोई काम नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां एक ओर सरकार की ओर से रस्म अदायगी का बजट पेश किया गया, तो वहीं पर दूसरी ओर गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित करने को लेकर सरकार की विभिन्न जिलों की मांग को पीछे धकेलने की कोशिश की गई है। खटमलों को लोग न देखे, इसलिए हमारे वहाँ लीखे खोज रहे हैं। लीखे जानते हैं धुएं से छोटे वाले उनको ढूंढते हैं। अरे हमने काम करवाए, पैसा दिया और उसमें कामों की गुणवत्ता 20-21 हो सकती है। तो आप यदि ऐसा करने लगेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये सब राजनीतिक विद्वेष की भावना से है, चुनाव को सामने देख करके, क्योंकि भाजपा के पास चमोली में बताने को कुछ नहीं है। ये हमको यथासंभव तो आपको बता दें, एक ओर जहां पर उत्तराखंड सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कह सकते हैं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से आज यहां पर सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि जो बजट सरकार की ओर से पेश किया गया है, ये बजट पूरी तरीके से खोखला है। कोई भी वादे सरकार की ओर से पूरे नहीं किए गए, कोई भी नई घोषणा, कोई भी नई योजना सरकार की ओर से इस बजट में पेश नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बजट से लोगों को उम्मीदें थी। जब बजट आने वाला था उससे पहले तमाम लोगों से सरकार की ओर से सुझाव लिए गए थे। तमाम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में सरकार को सुझाव भी दिए थे और वो सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि अभी अगर हमसे सुझाव लिए गए हैं तो इन सुझावों को अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूर्व सीएम हरीश की ओर से ये बात कही गई कि सुझाव लेने के बावजूद भी सरकार की ओर से किसी भी व्यक्ति और किसी भी वर्ग का कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आने वाले सालों में आगामी विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बजट घोषित किया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे, एक तरफ तो सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है और लगातार सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो ये बजट है वो हर एक व्यक्ति के हित में है, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो पूर्व सीएम की ओर से कटाक्ष किया गया है इसको लेकर। बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 57,400 करोड़ का ये बजट जो है सरकार ने इस बार पास किया है, लेकिन जिस तरह से तमाम जो चीजें हैं इसमें बजट में दर्शाई भी गई है। हालांकि 3 बड़े डिसीजन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के उपलब्ध किए, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष इस पर हमलावर होता हुआ नजर सामने आ रहा है और जिस तरह से हरीश रावत बजट को खोखला बताते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आने वाले चुनावी माहौल है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी उस प्याज से भी देखा जा रहा है कि हरीश रावत जिस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग लुभावन है और पूरा खोखला बजट है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई योजनाएं इसमें जुड़ी हुई है, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो रोजगार से हो, तो काफी अच्छा इस बार का कहीं ना कहीं बजट जो है वो आम आदमी कहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश भी करता हुआ नजर आ रहा है। जी विशाल, जिस तरीके से आपने कहा कि ये सरकार ने जो बजट पेश किया गया था उसके बाद में जो लोगों की प्रतिक्रियाएं, तो लोगों ने साफ कहा कि ये बजट जो है कहीं ना कहीं हमारे हित में है, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश की ओर से जिस तरीके से इस बजट को लेकर कटाक्ष किया गया, कहीं ना कहीं साफ तौर से कह सकते हैं कि विपक्ष में है। यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से उनकी ओर से लगातार इस बजट को खोखला करार दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनावी साल है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा इसका मुद्दा माना जा रहा है। और हरीश रावत की पत्रकार से बातचीत में उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा भी खोखला बजट है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपना एक जो माहौल है वो बनाए रखना चाहते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि आम लोगों से भी हमारी पर चर्चा हुई, तो कहीं ना कहीं वो उससे संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली बार शायद कुछ बेहतर सरकार ने किया है, क्योंकि पहाड़ों के लोगों की मांग थी कि गैरसैंण में कुछ खास किया जाए, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल इसको काली राजधानी बनाया गया था, तो इस बार की भी मांग थी। तो इस बार जिस तरह से उसको कमिश्नरी बनाया गया है, तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम रोजगार की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलेगी और शायद जो लोगों का कोरोना काल में काफी बड़ा नुकसान हुआ है, उसको पर्याप्त
थोड़ा भरने की कोशिश की गई है, लेकिन हालांकि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, तो उसी का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उठाती हुई नजर आ रही है। और ठीक है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। ठीक है विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, मेरे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया, एक और सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है, जिसे सरकार लगातार कह रही है कि आम जन को इससे फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से इस बजट को खोखला करार कहा गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की गई है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट यहां पर पेश करने के आदेश दिए गए। कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा जाने और साथ ही कुंभ मेले के मद्देनजर पुलों, सड़कों, फ्लाईओवर का निर्माण कार्यों और साथ ही मेला क्षेत्र में कोविड चिकित्सालयों को स्थापित करके उनमें पूरी व्यवस्था कर मेलाधिकारी से निर्माण कार्यों की स्पष्ट फोटोग्राफी कर रिपोर्ट 23 मार्च तक करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि कुंभ को लेकर अभी भी हरिद्वार में फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं हो पाया है और हरिद्वार के आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसमें कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि 14 मार्च को एक जॉइंट इंस्पेक्शन होगा, जिसमें वहां के मेलाधिकारी और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता और जिला जज हरिद्वार उसका इंस्पेक्शन करेंगे और उसके संबंध में जिला जज एक रिपोर्ट फाइल करेंगे कि जो वहां पे निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति कहां तक हुई है। उत्तराखंड के बेरीनाग में बीजेपी की नगर और ग्रामीण मंडल की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बल्दिया ने संगठन के साथ में कार्यकर्ताओं से बातचीत करी और साथ ही कार्य करने, शक्ति और बूथों पर होने वाले कई कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मिशन 2022 की तैयारियों में जुट जाने की यहां पर कार्यकर्ताओं से अपील करी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने की भी उनकी ओर से अपील की गई। बैठक में दर्जा मंत्री फकीर राम टमटा, ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला सहित कई और यहां पर मौजूद रहे। जनता पार्टी ने आज हमारे जो संगठन की दृष्टि से बेरनाग ग्रामीण मंडल और बेरनाग नगर मंडल है, दोनों मंडलों की संयुक्त बैठक की है, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन का जो कार्य है उस कार्य को बूथ स्तर तक ले जाना और बूथ स्तर तक की जो व्यवस्था बनती है उसको मंडलों द्वारा कैसे संचालित किया जाना और कार्यकर्ताओं से पूरे क्षेत्र की जानकारी भी हमने एकत्रित की है। खटीमा के चरकपुर इलाके में पौराणिक बनखड़ी महादेव मंदिर में लगने वाले शिवरात्रि मेले को लेकर पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी के बीच में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिवरात्रि मेला आयोजन को लेकर पुलिस और मेला कमेटी से आपस में बातचीत की गई है और इस अवसर पर पुलिस प्रशासन ने मंदिर कमेटी को मेले के दौरान सुरक्षा को लेकर यहां पर आश्वस्त किया है। तो वहीं पर मंदिर कमेटी ने भी पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर इस साल भी मेला आयोजन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की बात कही है। आपको यह भी बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी 11 मार्च को शिवरात्रि का 10 दिवसीय मेला आयोजित किया जाएगा। कराने की जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की। पुलिस की ओर से फोर्स की मांग करते हुए कमेटी से संबंध स्थापित कर जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा। उन्हें पहले ब्रीफ भी किया जाएगा कि उनकी तरफ से कोई शिकायत ना हो और गाड़ी जो पार्किंग स्थल है उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, गाड़ियाँ चोरी ना हो जाए। हमारे पास सबसे पहले तो यह है कि हम एक साल से जो कोरोना 19 के हिसाब से उभर के आए, इस बार हमारा यहाँ पे मतलब जो है पहली बार शिवरात्रि का भी मेला यहाँ पे सुचारू रूप से संपन्न होने जा रहा है। हम यहाँ पे जो भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे जो आने वाले व्यापारियों को हम पूरा अपना सहयोग देंगे। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ हैं, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, यहाँ पर रहने की सारी व्यवस्था है और किसी प्रकार से किसी व्यापारी को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कमेटी और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से जागरूक है। और पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला बदस्तूर चल रहा है। वहीं इस कड़ी में राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने परिवार के साथ में कोरोना टीका लगवाया, जिसके बाद उन्हें आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। इस दौरान बेबी रानी मौर्य ने देश के तमाम वैज्ञानिकों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आभार जताया। सबसे पहले तो मैं उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने जीवन रक्षक ये वैक्सीन बना के कोरोना के कारण जो असमय मृत्यु हो रही थी उसको रोका।
और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मेरी पहली डोज लगी है और अच्छा लग रहा है मुझे, कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिसकी बारी आए उसको अपने नंबर से ये ज़रूर जो हमारी वैक्सीन लग रही है एंटी कोविड, इसको लगवाना चाहिए, क्योंकि ये हमें जीवन देने वाली है। किसी तरह की घबराहट परेशानी की इसमें आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को घेरने के साथ साथ अब अपने संगठन को मजबूत करने के साथ में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई ने जिले कार्यकारिणी का गठन करते हुए संतोष कबड़वाल को यहां पर जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। तो वहीं पर पार्टी पदाधिकारियों ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार पार्टी मजबूती के साथ में संगठन जमीनी स्तर पर तैयार कर रही है। निश्चित तौर पर इस बार जीत आम आदमी पार्टी की ही होगी। हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर, हमारे प्रदेश प्रभारी जी के निर्देशन पर आज नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे सामने जो उपस्थित हैं संतोष कबड़वाल जी को इस जिले की जिम्मेदारी दी गई है जिलाध्यक्ष के रूप में। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि कल जो हमारी नेशनल काउंसिल उत्तराखंड की जो स्टेट की मीटिंग हुई थी, स्टेट बॉडी की, स्टेट की बॉडी में हम धर्मवीर रवाना जी पहले आपका उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी देख रहे थे, अब नैनीताल और उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी प्रभारी के रूप में देखेंगे। और इसके अलावा बहुत जल्दी हमारा पार्टी का और भी संगठन का फॉर्मेशन किया जाएगा, बहुत जल्दी आपके सामने। खटीमा में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारी ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। कार्रवाई को लेकर एसडीएम निर्मला बिष्टू ने कहा है कि लगातार क्षेत्र में मानकों को ताक पर रखकर अवैध मिट्टी खनन यहां पर किया जा रहा था। शिकायतें मिलने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परमिशन यहाँ पर विधिवत रूप से जारी की जा रही है, उसमें भी परमिशन के साथ एक पूरे निर्देश में रहते हैं कि जो भी खनन करेंगे, जो भी मिट्टी की ले जाएंगे तो परिवहन किस प्रकार से किया जाएगा, उसे ढककर ले जाएंगे, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, उसमें प्रॉपर उनकी नंबर प्लेट प्रदर्शित की जाएगी और उसका डीएल वगैरह चालक का सब होना चाहिए, वाहन के जो भी उसके कागजात हैं सारे प्रॉपर होने चाहिए। तो ये सबको लेकर समन्वयक के साथ बैठकें भी की गई थी और उनको निर्देश लिखित रूप से भी किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज एक नौगा ठग्गू में एक परमिशन दी गई थी, उसके गुजरने के दौरान पाया गया कि जो उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसमें ओवरलोडेड मिट्टी भरी हुई थी पूरी, और उसके बाद उसको ढका भी नहीं गया था, जिससे पूरी धूल उड़ाते हुए वो चल रहा था चालक, और चालक के दौरान डीएल वगैरह भी अपना उसके कुछ नहीं था, तो उसको सीज करके यहाँ पर खड़ा किया गया है और इसमें जो भी आगे कार्रवाई नियमानुसार होती है वो की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने दिनेशपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए थाना परिसर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की बात कही है। वहीं पर पुलिस अधीक्षक ने थाने का मालखाना, बैरंग, अस्त्र शस्त्र के अलावा कई चीजों पर यहां पर बारीकी के साथ में निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि नशे के खिलाफ में पुलिस ने अभियान चला रखा है। नशा विशेष रूप से आपके जो ड्रग्स है, इसमें केवल पुलिस विभाग के स्तर से रोका जाना संभव नहीं है। इसमें बेसिकली इसमें परिवार के लेवल पर, जिन शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ के स्तर पर, और तीसरा पुलिस के लेवल पर। तो ये 3 स्तरों पर कार्रवाई जब तक हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, जब तक प्रॉपर मॉनिटरिंग इसका नहीं होगा और तब तक इस पर पूरा नियंत्रण पाना संभव नहीं है। पुलिस का काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उत्तराखंड के बिरला यामा कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी यूकेडी के समर्थन के साथ में डोईवाला पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए 6 साल पहले सील हुई कंपनी में रखे हुए लगभग 63 करोड़ के सामान की चोरी होने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का आरोप है कि साल 2014 में कंपनी को प्रशासन ने सील कर दिया था, जिसमें लगभग 300 कर्मचारियों का वेतन भी अटक गया था और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन कंपनी में रखे करोड़ों के जनरेटर और साथ ही बेशकीमती सामान, यहां तक कि कंपनी का स्ट्रक्चर भी चोरी किया जा चुका है। इसकी सामान अंदर पड़ा हुआ है। आज वहाँ सारी सामान, मशीन, एक नट बोल्ट भी नहीं है,
यहाँ तक कि छत के जो है गाटर तक काट के ले गए चोर। कितने कर्मचारी हैं जिनका वेतन? 302 लोग हैं जी। तो आप क्या करिए, कंपनी की तरफ से कोई आपको? नहीं, अभी तो ऐसा है कि डीआरटी कोर्ट ने इसको नीलामी होनी है। अच्छा। अब सामान तो चोरी हो गया सारा, अब इतनी बड़ी चोरी बिना मिली भगत के तो हो नहीं सकती, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे कोई भी। कितने सालों के जो है पूर्व कर्मचारी थे जो कि अपने एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है जिसके संबंध में ये कह रहे हैं कि वहाँ चोरी हुई है जो कंपनी का सामान है। तो इसके संबंध में मैंने एसओ लाल तप्पड़ हैं जो कि इंचार्ज, उनसे बात की थी। उनके द्वारा बताया गया कि अभी इन्होंने जब इस चोरी का प्रकाशन हुआ है, प्रकाश में आई है, तो उन्होंने 4 जो है चोर भी पकड़ के उनको उन्होंने मुकदमा दर्ज करके वो जेल में। ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में महिला दिवस के मौके पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में निजी समस्याओं के समाधान के प्रति महिलाओं को जागरूक करने का उद्देश्य है। वहीं पर इस कार्यक्रम को चुप्पी तोड़ो स्त्रीत्व से नाता जोड़ो नाम दिया गया है और इस सेमिनार में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेगी। साथ ही आपको बता दें कि रिकंस्ट्रक्टिव और साथ ही कॉस्मेटिक गायनोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर नवनीत मग्गो ने प्रेस वार्ता करके बताया है कि स्त्री वरदान चुप्पी तोड़ो स्त्रीत्व से नाता जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत 31 अक्टूबर 2020 में की गई थी। हमारा ऐसा मानना है और ऐसा संकल्प है कि हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से और उत्तराखंड के हर आखिरी गांव तक, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ के आखिरी गांव के आखिरी घर तक जो महिला रहती है उसे पहुंचकर इसका बेनिफिट दिलवाएं और उसके बाद पूरे देश में हर घर में, हर गांव में, हर आखिरी महिला तक इसका जो बेनिफिट है पहुंचाया जाए। सर, अभी तक आपने जितने भी महिलाओं को जो ट्रीटमेंट दिया उसको कितना लाभ हुआ अभी तक, कितनी महिलाएं ऐसी? इसमें जितनी भी महिलाओं को इसका योगदान दिया गया है और जो बेनिफिट दिया गया, क्योंकि ये कार्यक्रम की नींव अक्टूबर 2020 में ही रखी गई और कोविड कॉल की वजह से नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं रहे, पर जिनको भी इसका बेनिफिट दिया गया अभी तक भगवान की बहुत दया है कि 100% लाभ उन्हें पहुँचा। सर, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? इसमें ऐसा एक संकल्प है, क्योंकि ये सरकारी संस्था है, इलाज निःशुल्क रहेगा। जो सरकार के बिल्कुल मिनिमल रेट्स होते हैं उसकी भी। डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त राज्य मंत्री अरुण सूद और नेपाल कश्यप का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताया, तो वहीं पर पार्टी हाईकमान के साथ में कार्यकर्ताओं को यहां पर धन्यवाद दिया है। डोईवाला ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में नवनियुक्त राज्य मंत्रियों का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपनी उत्तराखंड सरकार और माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति हमारे बड़े भाई नेपाल सिंह कश्यप जी को मत्स्य पालक विकास अभिकरण में उपाध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा दिया है और साथ ही इस क्षेत्र के डोईवाला के निवासी हमारे बहुत ही कह सकते हैं कि जो हमेशा खेल को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। रामनगर के पीरुमदारा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और डंपर वाहनों की गति को नियंत्रण पर लगाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 309 पर जाम लगाते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी, जिसके बाद में एसडीएम विजयनाथ शुक्ल ने यहां पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के आगे हाथ जोड़कर जाम खोलने का निवेदन किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। दरअसल गुरुवार को पूर्व कांग्रेस विधायक रणजीत सिंह रावत के वाहन को पीरुमदारा क्षेत्र के पास में एक डंपर चालक ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो है क्षेत्र की जनता के लिए मौत का कुआं साबित हो रहा है। यातायात व्यवस्था अनियंत्रित है और प्रमाण उसका यह है कि पिछले महीने एक चौकी इंचार्ज को पीरुमदारा के सस्पेंड किया गया। कारण बताया गया कि यातायात व्यवस्था जो है ठीक नहीं है। सरकार ने डीजी कार्यालय अभी सही तरह से गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ और जंगल में आग लगने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की हरिद्वार रेंज में मनसा देवी मंदिर पहाड़ियों पर जंगल में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद में सूचना पर राजाजी पार्क की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। वन क्षेत्राधिकारी विजय सैनी ने बताया है कि पार्क का ये क्षेत्र आबादी के
आसपास है, इसलिए कई बार ऐसी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं जहाँ पर मानवीय भूल के कारण आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती है। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।